हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रवनीत और आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हेनरी फ्यूल की तरफ से कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, उसकी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी और साथ में हमने उसके डेरिवेशंस किए थे और नेचर की थी कि आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नेचर क्या होती है। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन भी हमने की। इन चीज़ों के साथ आज हम करेंगे कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, है क्या ये। तो हेनरी फ्यूल की तरफ से जो 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हमें, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे बेटा। हेनरी फ्यूल जो है उसके बैकग्राउंड क्या है, ये उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ डाटा इकट्ठा किया हुआ है मैंने, जिसमें उसने बताया कि उसका जन्म कब हुआ था और कब उसने कहाँ पे काम करना शुरू किया था, और काम करने के दौरान ही उसने अपनी एक बुक लिखी थी और जिसमें उसने 14 प्रिंसिपल जो हैं मैनेजमेंट के वो बनाए थे। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो इसमें से मैं रीड आउट करती हूँ। डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा डिसिप्लिन है। चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेमुनरेशन, a degree of centralization, scalar chain, order, equity, stability of the tenure of personnel, इनिशिएटिव एंड एस्पिरेट द क्रॉप। ये 14 प्रिंसिपल जो इन्होंने दिए हैं, हम इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि एक प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क, ये क्या कहता है, ये नाम से ही बताता है कि इसके अंदर काम की डिवीज़न की जाती है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम है, जो भी ऑब्जेक्ट है, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। या आप ये कह सकते हो कि पूरी होल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉलर पार्ट ऑफ एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और हर पर्सन का एक छोटा छोटा गोल हो जाता है। तो हर पर्सन को जो काम दे दिया जाता है, वो पर्सन उसी चीज़ के लिए लायबल है, उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको उसी की अकाउंटेबिलिटी देनी होती है कि मैंने क्या किया, क्यों किया, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, अगर मैं कर पाया हूँ तो कितनी एफिशिएंसी के साथ कर पाया हूँ। डिवीज़न ऑफ वर्क बेटा ये बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर एक बंदे के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर आप सारा वर्कलोड डाल दोगे, इट्स नॉट बीन पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू डू ओवरऑल वर्क, सारा काम वो नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये होती है बेटा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर नंबर ऑफ़ द पीपल आर देयर, तो वो जो जितने भी पर्सन होते हैं वो हर एक चीज़, किसी ना किसी चीज़ में माहिर होते हैं। तो वो जो किसी ना किसी चीज़ में माहिर होते हैं, डैट मीन्स दे हैव अ स्किल ओवर देयर। तो जो स्किल, जिस तरह का इंसान, उसके अंदर जैसी स्किल है, जैसी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे वो एक हाउ टू टैकल द रोल, एक पर्टिकुलर ऑफिस का जॉब रोल कैसे वो कर लेता है, तो उसी के दौरान उसको एक एक्टिविटी दे दी जाती है। सपोज़ अगर अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम एक कॉलेज की बात करें, तो कॉलेज का मेन गोल क्या होता है, एजुकेशन को प्रमोट करना। तो एजुकेशन प्रमोट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स। वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में एचओडीज़ हैं, यानी कि जो एक माहिर पर्सन, फिर उसके नीचे कई और टीचर्स आते हैं जो उन्होंने डिपार्टमेंट चलाने के लिए रखे हुए हैं। वो हर एक पर्सन, कोई फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड है, अगर हम कॉमर्स की बात लेके चलें तो कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट है, कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, कोई अगर दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो कोई फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट है, कोई इकनॉमिक्स में एक्सपर्ट है, कोई साइंसेस में एक्सपर्ट है। तो हर एक की अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली वो स्पेशलाइज्ड पर्सन है और वो उसी तरह से आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं क्योंकि वो उस चीज़ में माहिर हैं। ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पूरा ओवरऑल वर्क है, उसको कई पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पर्सन को सौंप दिया जाता है कि आपने ये काम करनी है। डिवीज़न ऑफ वर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है बेटा, बेसिकली हम इसको 3 तरह से पढ़ेंगे। पहली चीज़ क्या होती है, स्पेशलाइजेशन। ठीक है। जब वर्क एज अ स्पेशलाइजेशन के हाथ में जाता है, जो स्पेशलिस्ट पर्सन उसके हाथ में जाता है, तो उसके अंदर काम करने का एक डिफरेंट सा कह दो कि एक डिफरेंट स्टाइल है उसका काम करने का। उसकी एक स्पेशलाइजेशन होने की वजह से वो काम बड़ी अच्छी तरह होता है। दूसरी चीज़ आती है वेस्टेज रिड्यूस करना। बेटा जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है ना, वो उस चीज़ में वेस्टेज बहुत कम करता है। हमारी मदर घर में वो काम करते हैं, वो वेस्टेज नहीं करते, वो बड़ी अच्छे से बड़ा टेस्टी और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। बट वही काम अगर उनके बच्चों को करना पड़ जाए तो कई बार रोटी जल जाती है, सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ जाता है,
पानी ज़्यादा पड़ जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्यों आती हैं? क्योंकि अभी आप लोग स्पेशलाइज़ नहीं हो उस चीज़ में। धीरे-धीरे आपको एक्सपीरियंस, आपको वो जो एक्सपीरियंस है, आपके ऑब्ज़र्वेशन है, वो चीज़ें सिखाती हैं कि आपने काम कैसे करना है। और तीसरी बहुत बड़ी बात क्या है बेटा, जब आप स्पेशलाइज़ काम हो रहा है, आपके वेस्टेज रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे इससे क्या आता है, इकॉनमी आती है। आप सस्ता काम करना शुरू कर देते हो, सस्ता, इकॉनमी के साथ-साथ एफ़िशिएंट हो जाते हो, है ना? एक्सीलेंस आती है आपके अंदर काम करने की, और ये तीनों चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आज आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्यूल की तरफ दिए गए हैं, वो 14 प्रिंसिपल के बारे में उनके नाम पढ़े कि वो कौन-कौन से हैं। साथ में हमने डिवीज़न ऑफ वर्क को डिटेल में पढ़ा, और बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं हम इसी तरह से रोज़ मिलते रहेंगे और रोज़ ही इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी तरह की भी कोई समझने में प्रॉब्लम आई है, या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और वो मैं जल्द से जल्द उसकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स सो वेरी मच।